वेलकम बैक टू किसान न्यूज। आप देख रहे हैं ग्रेट एग्रीकल्चर डिबेट। मैं हूं बिन शौकत और हमारे साथ आप सबके जाने पहचाने माने माहिर ज़राअत साइम रशीद साहब मौजूद हैं। कपास के ऊपर बात होगी। पिछले साल भी हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए थे और इस साल भी जो ज़मीनी हकायक हैं वो ऐसे ही लग रहे हैं कि पिछले साल से भी जो हमारी बेल्स हैं वो नीचे आएंगी, ऊपर नहीं जाएंगी, क्योंकि अर्ली जो कपास लगनी थी वो भी टारगेट पूरा नहीं किया जा सका और इस वक्त भी किसान संजीदा नजर नहीं आ रहे। जो राइस बेल्ट थी वहाँ किसान तैयारी कर रहे हैं चावल लगाने की, और इवन हमारी जो चावल का, मूंजी का, धान का बीज बेचने वाले लोग हैं उनसे बात हुई है तो वो बता रहे हैं कि कपास की जगह इस वक्त वो इलाके जहां कपास लगनी थी वहां धान का बीज जो है वो खरीदा जा रहा है। बड़े खतरनाक सूरत हाल बनती नजर आ रही है। जो हमारा वाइट गोल्ड था, जो हमारी बैकबोन थी ज़राअत की, जिसपे सारी हमारी ज़राअत की इंडस्ट्री खड़ी थी, जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट का जरिया थी, जो हमारे पास एक वक्त में इतनी मिलियंस बेल थी कि अब हमारे पास उसका एक चौथाई हिस्सा भी नहीं रह गया। तो ये सारे जो एक खतरनाक पिक्चर मैंने आपको बताई है, इसके ऊपर बात करने के लिए साइम रशीद साहब के पास चलेंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि हम लास्ट ईयर भी को 5,000 तक जा सके थे, ये हम को 11 12 15 लाख से नीचे 5 पे आए हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि हम उससे भी नीचे की क्या वजह। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम जी। देखिए जी, हमारी जो मैक्सिमम पैदावार थी वो 12 मिलियन बेल्स थी, जो कि हम पहुंचे थे इसके अंदर। और इसके अंदर उसके बाद हम जवाल का शिकार हुए। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो नाकस बीज था, कच्ची वैरायटीज़ थी और मुजरमाना गफलत थी सीड बनाने वाले अदारों की तरफ से, उनको बेचने वाली प्राइवेट कंपनीज की तरफ से, रिसर्च अदारों की तरफ से और फेडरल सीड सर्टिफिकेशन की तरफ से, उसके बाद एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से। अगर ये सबका इसमें हिस्सा है, उन्होंने पाकिस्तान में लगता है ऐसा है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत कपास को ख़त्म किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आज से 10 सालों बाद हम पढ़ा करेंगे तारीख के अंदर कि पाकिस्तान में कपास उगा करती थी, होगी नहीं। यहाँ पे देखिए, पिछले साल आपकी 68 लाख बेल्स बनी, जो कि 30 सालों की सबसे कम पैदावार थी। और इसके ऊपर आप सब जो महकमा ज़राअत और इसके कॉटन के जो से वो कह सकते हैं कि झंडे उठाने वाले लोग हैं, आपके लिए एक ही फिक्र है कि शेम, सैमसंग बाईस क्या वजह नदामत है? वक्त था। देखें, इस साल, पिछले साल आपको याद है कि अप्रैल के आगाज़ का दिन था और इन्होंने कहा कि हमने 1 मिलियन एकड़ जो अर्ली सोइंग है उसको मुकम्मल कर लिया है। आप यकीन मानेंगे उस वक्त 1 लाख एकड़ भी नहीं हुई थी। इन्होंने टोटल जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब है वो फेक इंफॉर्मेशन ये शेयर जो करे। क्रॉप रिपोर्टिंग वाले हैं, इनका क्रॉप रिपोर्टिंग कोई नहीं है। देखें आप, इनका कोई वो इंसाफ? ऑफिस में बैठे होते हैं, वहीं से वो लैपटॉप पे डेटा चेंज करते रहते हैं। आप उनको एक्सटेंशन वाले हैं, उनको फेक डेटा दे देते हैं और उसके बाद डेटे को वो कंपाइल नहीं, करते क्रॉप हैं। रिपोर्टिंग वालों का अपना स्टाफ है, एक्सटेंशन वालों के अलावा अपना उनका स्टाफ है फील्ड में, देखें, तहसील लेवल पे उनकी नुमाइंदगी है। वो नुमाइंदगी सारी ऐसी ही है कि जो कि एक्टिव नहीं है। और वो बेचारे क्या कर सकते हैं, जो ऊपर साहबान बैठे हैं, जो बाबू हजरात बैठे हैं, वो जो रिपोर्ट देना चाहते हैं वही रिपोर्ट दी जाती है। वो कहते हैं कि 1 मिलियन एकड़ आ गई। उसके बाद आसान तरीका है ना, 1 मिलियन एकड़ लग गई थी, 3 मिलियन एकड़ लग गई, मौसम की शिद्दत होगी, क्लाइमेटिक चेंज आएगा, क्रॉप टर्मिनेट कर गई, हमारी जान छुट गई, हमारा जी मौसम पे कोई कंट्रोल नहीं है। बात है नहीं ही तो नहीं। रिसर्च है क्या फिर? अगर देखिए, आपका मौसम पे कंट्रोल नहीं है असल में तो जो रिसर्च वाले वाटर रिसर्च मैं आपको इंस्टीट्यूट है बताता वो हूँ। फिर क्या कर देखिए, रहा है? मैं आपको बताता हूँ कि कास्कॉट जो मौसम आपका है वो आपको पिछले 6-7 साल से आपको तंग कर रहा है। कपास आपके पिछले 10 साल से जवाल का शिकार है। जवाल का शिकार होने की वजह क्या है? पैदावार नहीं आ रही। मेन वजह क्या है कि ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है, जो नमी है वो बढ़ गई है। नमी बढ़ने की वजह से आपकी क्रॉप जो है वो टर्मिनेट कर जाती है, ख़त्म हो जाती है और पैदावार आपकी आती नहीं है। तो इसका हल ये था कि जिन इलाकों में, नमी वाले इलाकों में, आपके उर्मिची है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, वहाँ पे हैं, या दुनिया के और खित्तों में जहाँ पे नमी वाले इलाकों में कपास की सक्सेसफुल वैरायटीज़ हैं, उनको लेके आते, उनके बीज को लाके यहाँ पर पाकिस्तान के मौसम के मुताबिक उनको एक्लेमेटाइज करवा के नई वैरायटीज तैयार की जाती। तो अभी कोई ऐसी वैरायटी है नहीं, पाकिस्तान कुछ में जो नहीं है, क्लाइमेटाइज, जो नमी में परफॉर्म कोई कर ऐसा सके? चक्कर नहीं है, सारे फेक क्लेम्स हैं। और मैं तो इस साल जो देख रहा हूँ कि पिछले साल तो आपकी 68 लाख बेल्स आ गई थी, महकमाना फिक्र था। इस साल आप 50 लाख बेल्स भी नहीं कर सकेंगे। और अब जो खतरनाक सूरत हाल है, आपकी टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री है, उसको चलना है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। एप्टमा क्या करेगी? एप्टमा बाहर से कॉटन इंपोर्ट करेगी
आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। साहब सरकारी में सर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, 150 मिलें बंद हुई है, 150 देखिए आप गुज़श्ता 4-5 सालों में। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जब पाकिस्तान की पैदावार 12 मिलियन बेल्स पे पहुंची थी और इंडिया की पैदावार 8 मिलियन बेल्स थी, उस वक्त 7 या 8 मिलियन बेल्स थी। उसके बाद हम आ गए हैं पिछले साल 6.8 मिलियन बेल्स पे, हमने बेल का वजन भी कम किया है। इंडिया पहुंच चुका है 4 करोड़ बेल्स पे, यानी कि उन्होंने पिछले 12 सालों में 500% तरक्की की है, पैदावार में इजाफा किया है, और हमने इसमें 100% कमी की है। यही हमारा एक्चुअल सच्चाई है। अब मैं तो कॉटन को नहीं देख रहा लगते हैं ज़्यादा, क्योंकि जो जिम्मेदार है उनका ट्रेंड नहीं है, कहते हैं कि फ़ायदा नहीं होता, नुकसान बहुत होता है। तो अब जिम्मेदार क्या करे, सवाल ये है कि जिम्मेदार क्या करे, जिम्मेदार किस फसल को लगाए कि उसकी ये जो 6 महीने हैं उनके अंदर वो अपनी कमाई का जरिया पैदा कर सके, अपने माशी मसाइल को हल कर सके, कुछ रेवेन्यू कमा सके। तो जो इलाके जहाँ पर पानी कम है, मसलन आपके खुश्क इलाके हैं जहाँ पे पानी भी कम है और साउथ पंजाब के इलाके हैं, तो मैं वहाँ रिकमेंड करूँगा कि एक तो गन्ना बढ़ गया, लोगों ने गन्ना बहुत लगाया है, वो तो लग गया उनका। जहाँ पे आपकी ज़मीनें गंदम की बाद खाली हो रही हैं, आप मूंगी लगाएं। साइंस में एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड बन रहा है कि जो हमारी ऐसी बेल्ट्स थी जहां बारिशें कम होती थी, वहां इस वक्त यानी जहां कपास लगती थी वहां राइस लगना शुरू हो गया, गन्ना लगना शुरू हो गया। और जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है उनकी एक लिमिट है, हम इतनी डिगिंग नहीं कर सकते। ट्यूबवेल पे ट्यूबवेल लग रहा है, सोलर लग रहे हैं, किसानों के पास मुफ्त का पानी आ गया है और वो पानी डिगिंग करी जा रहे हैं। आपको नहीं लगता ये बड़ा खतरनाक सिनेरियो बन रहा है? अच्छा, ये सिनेरियो तो एक और इस पर लंबी तफसीली बात करनी होगी कि आप जो ज़मीन से पानी बाहर पंप आउट करी जा रहे हैं बगैर सोचे समझे, क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं जस्टिफाइड। आप डिप्लीट करते जा रहे हैं ज़ेरे ज़मीन ज़खायर को, और वो ज़ेरे ज़मीन ज़खायर आपके नीचे जाते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या होगा कि कड़वा पानी आपके मीठे ज़खायर की जगह ले लेगा। इसके ऊपर तो यही रिकमेंडेशन है कि जितने सोलर सिस्टम लगाया है उसके ऊपर भी फ्लो मीटर लगना चाहिए, डिस्चार्ज मीटर लगना चाहिए, और वो गवर्नमेंट का कंट्रोल में होगा कितना पानी उसको अलाउ है, तुम निकाल सकते हो, बाकी पानी तुम इजाफी इसमें से लोगे, तुम्हें इस पर पेमेंट करनी है। ये एक अलग टॉपिक है, उसको कैसे कर सकते हैं। अब कॉटन की बात करें, कॉटन के मुतालिक लोग कहते हैं कि ये एक कॉटन की जगह पे धान लग रहा है, आपने इससे बात की, और कॉटन कम पानी पीती थी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर धान में आपको 4000 लीटर पानी चाहिए 1 किलोग्राम चावल धान के लिए, तो कॉटन में भी आपको 1 किलोग्राम लिंट के लिए 2000 लीटर पानी चाहिए। लेकिन 50% का फर्क है, लेकिन आपको बात जो मैं बताने वाला डिफरेंट है। धान आपका 1 किलो जो सा होता है पैदावार आती है, वो 400 रुपये किलो का आपकी पैदावार प्रोड्यूस बनती है, और कॉटन की 1 किलो से आप 5000 रुपये का कपड़ा तैयार करते हैं मिनिमम। उसका मैं नेचुरल पानी बहुत है ना, देखिए राइस बेल्ट की बात नहीं हो रही, बारिश उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त आप किस बेल्ट में धान लगा रहे हैं। आप कॉटन बेल्ट में धान लगा रहे हैं, आप कॉटन बेल्ट में शुगर केन लगा रहे हैं, आप कॉटन को रिप्लेस कर रहे हैं। रकबा तो वही है ना, रकबे में कुछ लगना चाहिए। इसीलिए ना कि कॉटन तो अब परफॉर्म नहीं कर रही है, आपके रिसर्च इदारों ने उसके ऊपर R&D नहीं की, बीज नहीं दिया, आपके सफेद मक्खी नहीं कंट्रोल हुई, पिंक बॉलवर्म नहीं कंट्रोल हुआ। ये जो मसाइल हैं ये किसान ने तो हल नहीं करने थे। किसान को तो एक सोल्यूशन चाहिए जो आप बता दें कि ये स्प्रे कर दो वो मर जाएगा, लेकिन वो तो अब हो नहीं रहा ऐसा। देखिए आपकी जो सा एक तो ट्रिपल जीन्स वैराइटीज पे आ गए थे, ट्रिपल जीन्स वैराइटीज इन्होंने निकाल दी, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस फ्री थी, वो रेजिस्टेंट वैराइटीज थी, लेकिन उन्होंने पैदावार को नुकसान दिया, उनकी पैदावार नहीं है। लोग दोबारा फिर इस पे आ गए, बीटी पे आ गए कि जी हम उस पर करेंगे जाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है, आपका जो सुपर पेस्ट बन चुका है आपका, जिसमें आपकी पिंक बॉलवर्म है, आपका वाइट फ्लाई है, वो कंट्रोल ही नहीं होता। कंट्रोल ना होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपकी जो अद्वियात हैं उनका अनजुडिशियस इस्तेमाल है, गैर मुस्तफ़ाना इस्तेमाल की वजह से, ज़रिए अद्वियात की वजह से जो आपका पेस्ट है उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है। उस गैर मुस्तफ़ाना इस्तेमाल को किसने रोकना था? फिर बात आ जाती है रेगुलेटरी और मॉनिटरिंग इदारों पे। वो कौन है? महकमा ज़राअत है, प्लांट प्रोटेक्शन है, ये लोग हैं। वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, जो रेगुलेटरी नहीं कर रहे, मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। उसके कवानीन तो मौजूद है, सारे कवानीन बन चुके हैं, कवानीन को इम्प्लीमेंट किसने करना है? अच्छा सर, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इसका बेस्ट सोल्यूशन है, दुनिया में ऐसे हो भी रहा है। और हमारे, मैं बार बार फिर एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि सक्सेस स्टोरीज हैं। हमारे हमसाया मुल्क में जो कॉटन है वो मैंडेटरी है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पाकिस्तान में IPM खत्म हो गया जी। हम क्यों नहीं कर रहे? हमने IPM शुरू किया था, इस पे एक मल्टीनेशनल कंपनीज लेके आई थी इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में, और महकमा ज़राअत के ताउन से, आज से कोई 25-30 साल पहले, 30 साल पहले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से IPM खत्म हो चुका है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी ज़राअत के लिए फ़ायदेमंद है, लॉन्ग टर्म बुनियादों पर किसानों को उसका फ़ायदा हो सकता है, उसको ख़त्म कर दिया गया है।
मैंने फिर कहा कि पाकिस्तान में ज़राअत का महकमा नाअहल, करप्ट और मुफाद परस्त अनासर के हाथ में है, जो सिर्फ ये देखते हैं कि उनके मफाद कैसे हासिल हो रहे हैं। जो ईमानदार अफसरान हैं उनको खुले लाइन लगा दिया जाता है, जो काम करना चाहते हैं उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। मैं एक अभी ग्रेड 20 के ऑफिसर के पास बैठा हुआ था, मुलाकात थी मेरी, ईमानदार अफसर है, वो बेचारा कह रहा था कि सर मेरे अकाउंट में तो 979 रुपये पड़े हैं और मैं तो अपने बच्चे भी नहीं पाल सकता। ग्रेड 20 का ऑफिसर है, रिश्वत नहीं लेता, मैं उसको जानता हूँ अच्छे तरीके से, ज़राअत का ऑफिसर है। और उसके मुकाबले में अगर ऐसे लोग हैं तो फिर नहीं, उनको ज़राअत खुटे लाइन किसी लगा को दिया नहीं जाता है, उनसे नफरत की जाती है, क्योंकि वो गलत काम होने नहीं देते और वो आपकी गलत बात को सुनते भी नहीं है। तो उनको वो जो कि और ना ही वो आपकी फ्लैटरिंग करते हैं, खुशामद करते हैं। तो उसके मुकाबले में आप ऐसे ऐसे अफरान को सामने लेके आते हैं जिनका सारा दिन काम है। मैं अब आपको एग्जांपल नहीं दे सकता कि फिर वो आ जाएगा, जी पीछे लग जाएगा, अब इस लेकिन वक्त ऐसे ऐसे अफसरान है जिनका काम क्या है कि वो साहिबान बाला के घरों की तज़ीन और आइश करें, उनके फार्म्स को डेवलप करें और बाकी सूबे की जो ज़राअत है या मुल्क की ज़राअत है उसका बेड़ा गर्क हो जाए। चलें जी साहब, ये तो एक ट्रेडिशन है जो चलता आ रहा है और पता नहीं चलता ही रहेगा, इसलिए ये तबाही भी है। किसानों के लिए बताएं कि जो अब कॉटन लगाना चाह रहे हैं, कुछ दोस्त लगा भी रहे हैं, उनका अब बारिशों का कंट्रोल उनके पास नहीं है, ह्यूमिडिटी का कंट्रोल उनके पास नहीं है, ये अल्लाह के पास है। देखिए उसके वैरायटी हम ऐसे बनाई नहीं है। अब उसका तरीकाकार एक तो ये कि कॉटन जो लगा रहे हैं इस वक्त वो लगा चुके हैं, एक तो ना नंबर ऑफ प्लांट्स कम करें, स्पेसिंग बढ़ाएं, ताकि ह्यूमिडिटी की वजह से जो सा मसला पैदा होगा वो स्पेशली वाइट फ्लाई का वो नहीं आएगा, उसके ऊपर वो उसकी बचत हो जाएगी। दूसरा ये है कि अमाइनो एसिड्स का स्प्रे करवाएं। जितना ज़्यादा आप इसको बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस से बचाएंगे क्रॉप को, उतनी क्रॉप जो सी है वो लॉन्ग सर्वाइव करेगी। और इसको लंबा ना बढ़ाएं, इसके 3-4 यानी कि मैक्सिमम इसको अगस्त के एंड तक सितंबर की मिड लेके जाएं, उसके बाद इसको टर्मिनेट कर दें। इसको आप नवंबर तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका 1.5 महीना ज़ाया ही जाएगा, आपको पैदावार कोई नहीं आएगी। ये इस साल की बात कर रहा हूँ। बाकी बात ये है जिन्होंने कॉटन लॉन्ग टर्म ये है, देखें लॉन्ग टर्म ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो जितने भी रिसर्च अदारे हैं कॉटन के हवाले से, उनको इमरजेंसी रहता है, उनको रेड अलर्ट किया जाए कि 2 साल के अंदर अंदर हमें ऐसी वैरायटीज़ चाहिए, और एक आदि नहीं, कम अज़ कम 10 वैरायटीज़ ऐसी चाहिए जो कि इस वक्त का आपका क्लाइमेट है, मौसम है, जो आपका हॉट ह्यूमिड वेदर है, उसके साथ रेजिस्टेंट हो, उसके साथ वो चल सकें, उस पर पैदावार दे सकें। जहाँ से सीड मिलता लेके आएँ, उसको यहाँ पे तैयार करें, उसको यहाँ पे रेप्लिकेट करें, उसको यहाँ पे एक्लेमेटाइज करवाएं, उसको यहाँ पे पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक उसको तैयार करें और जनरेट करवा के फार्मर्स को दें। और इसके बाद जो कॉटन का एरिया है, इनको उस पर गवर्नमेंट को अच्छा सीड कॉटन फार्मर को सप्लाई करना होगा, फार्मर को एड देनी होगी फार्मर के साथ, ताकि वो अपनी दोबारा कॉटन की कपास की जो बिजाई पे वापस आए, काश शुरू करे। और हमें इसके एक रकबे को वापस उस पर 6 से 7 मिलियन एकड़ पे लेके जाना होगा, जो कि किसी ज़माने में था, ताकि हम इतने रकबे में लेके जाएंगे फिर ही हम तो कर सकते हैं हम 1 करोड़ बेल ले लेंगे, जो कि ये नहीं कि हमारे लिए बहुत अच्छी है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा। असल में तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम कम से कम 1.5 करोड़ बेल पे जाएं। जी, हम जो लेते रहे हैं उससे तो थोड़ा सा ऊपर जाएं कम से कम। जी साहब सही फरमा रहे हैं, कम से कम हमें इससे तो डबल पे जाना चाहिए जो हम ले चुके हैं, क्योंकि अब बहुत तरक्की हो चुकी है, प्रोडक्शन जील बढ़ चुकी है, बड़े अच्छे फर्टिलाइजर्स आ चुके हैं। तो कम से कम 12 पे अगर हम गए हैं तो अब 24 पे तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स मौजूद हैं ऐसी। कपास के बारे में बड़ा अच्छा शेर है, आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। प्रीतम ऐसी प्रीत न करियो जैसे करे खजूर, धूप लगे तो साया नहीं, भूख लगे फल दूर। प्रीतम ऐसी प्रीत करियो जैसी करे कपास, जिंदा रहे तो तन ढापे, मरे तो जावे साथ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।